Hello everyone. Today we are going to discuss about Ritucharya. This is the first video of Ritucharya. In this we are going to discuss about classification of Kal. In this we are going to learn about Adan Kal and Visarg Kal. Then analyze Sanchaya Prakop Prashamana of Dosa with their guna in each Ritu. उसके बाद अग्नि बल और ऋतु का रिलेशन. उसके बाद हम लोग देखेंगे ऋतु शोधन और ऋतु शोधन कैसे हेल्प करता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में. उसके बाद हम लोग देखेंगे अलग अलग ऋतुओं के अनुसार अलग अलग आहार विहार पथ्य अपथ्य क्या होते हैं. बाकी के 6, 7 और 8वां नंबर टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. काल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक होता है आदान काल, एक होता है विसर्ग काल. तो ये पूरा जो 1 ईयर होता है ये 6 मंथ के 2 काल में डिवाइड होता है. पहला आदान काल जो होता है इसमें 3 ऋतुएं होती हैं जिसमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु होता है. दूसरा जो विसर्ग काल होता है इसमें 3 ऋतुएं वर्षा, शरद और हेमंत होता है. इसमें से सभी ऋतुएं 2-2 महीने के होती हैं. अभी एक चार्ट दिया गया है जिससे हम लोग कुछ कंपैरिजन देख सकते हैं. जैसे आयन, उत्तरायण और दक्षिणायन. आदान काल को उत्तरायण भी बोलते हैं और विसर्ग काल को दक्षिणायन बोलते हैं. इसमें क्या होता है उत्तरायण में कि सूर्य जो होता है उत्तर की तरफ आगे जाता है और जो दक्षिणायन होता है उसमें सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है. इसमें देखते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना आएगा, फिर इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना आएगा, उसके बाद कौन कौन से रस किस किस ऋतु में प्रिडोमिनेंट होते हैं. इस चीज़ से, इस पर्टिकुलर चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये राशि के बारे में बताया गया. उसके बाद देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है आदान काल और विसर्ग काल में. आदान काल जो होता है इसमें उत्तरायण मतलब आग्नेय गुण प्रधान होता है और विसर्ग काल ये दक्षिणायन मतलब सूर्य दक्षिण की तरफ जा रहा है मतलब वो दूर जा रहा है तो यहाँ सौम्यता आती है. इसमें क्या होता है कि उष्मा जो होती है या उष्णता जो होती है ये प्रधान होता है आदान काल में और विसर्ग काल में शीत गुण प्रधान होता है. जैसे ऊपर की लाइन से डिफरेंट, वो ऊपर की लाइन से ही पता चलता है. इसमें जो आदान काल में जो वायु होती है वो अति रुक्ष होती है. इसलिए देखते हैं सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर में बहुत सारे ड्राइनेस हो जाता है और विसर्ग काल जो होता है ये ना अति रुक्ष होती है. ये सारा चीज़ कैसा होता है कि जैसे आदान काल के पहले सीजन में ये चीज़ें बहुत ही कम रहेंगी, फिर जैसे जैसे लास्ट सीजन आएगा ये सभी चीज़ें आदान काल के स्टार्टिंग में ये सभी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा रहेंगी. फिर जैसे जैसे नीचे आएगा या जैसे जैसे आखिरी सीजन आदान काल का आएगा वैसे वैसे ये कम हो जाएंगी. फिर उसके बाद विसर्ग काल का जो पहला सीजन होता है उसमें सबसे कम होगा. उसके बाद जैसे जैसे इसका लास्ट सीजन आएगा ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी. उसी प्रकार अब यही ना अतिरुक्ष मतलब वायु अतिरुक्ष था, लास्ट आया आदान काल के लास्ट सीजन तक ये नॉर्मल हुआ. उसके बाद ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा. फिर जो विसर्ग काल का लास्ट सीजन होगा वहाँ पे फिर से ये जाके रुक्षता धारण कर सकता है. फिर यहाँ पे चंद्रमा का बल ही क्षीण होता है. फिर विसर्ग काल में चंद्रमा का बल प्रवर होता है. जो आदान काल होता है इसमें सूरज सबको सुखा देता है. इसका मतलब क्या होता है कि सन का बल बहुत ज़्यादा होता है और जो विसर्ग काल है इसमें सूरज का बल लेस होता चला जाता है जबकि चंद्रमा लोगों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है मतलब सौम्यता देता है. आदान काल रुक्ष गुण प्रधान होता है क्योंकि वायु रुक्ष होती है.
ये विसर्ग काल स्निग्ध गुण प्रधान होता है क्योंकि शव में होता है। इसमें रसों का डोमिनेंट है तिक्त, कषाय, कटु, क्योंकि जो रस रुक्षता होती है ये सभी रसें रुक्षता बढ़ाती हैं। उसके बाद जो विसर्ग काल में रस का डोमिनेंट है ये आम्ल, मधुर और लवण रस है। ये सभी चीज़ें स्निग्ध होती हैं। जो बल होता है वो धीरे धीरे गिरता है, मतलब कम होता है, और विसर्ग काल में जो बल होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। अब यही होगा कि एक मतलब पहला महीना आदान काल का तेज ज़्यादा बल है, नीचे आया नीचे आया नीचे आया, आखिरी महीना जो आदान काल का सबसे कम, फिर पहला महीना जो विसर्ग काल का सबसे कम, फिर बढ़ा 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 बढ़ा, और जो इसका जो आखिरी महीना होता है विसर्ग काल का उसमें सबसे ज़्यादा बल होता है। अब देखते हैं रिलेशन ऑफ दोष विथ ऋतुज। ऋतु के साथ दोषों का रिलेशन कैसे होता है। इसमें देखेंगे संचय, प्रकोप और समन जो होता है दोषों का अलग अलग ऋतुओं में कैसे होता है और क्यों होता है। सबसे पहले संचय देखते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है। जैसे एक श्लोक का चय प्रकोप प्रशमा वायु ग्रीष्मा दिशु त्रिशु वर्षा दिशु तो पित्तस्य श्लेषमणा शिशिरादिशु, उसी के अकॉर्डिंग ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है, पित्त का वर्षा ऋतु में संचय होता है, कफ का शिशिर ऋतु में संचय होता है। अब ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय कैसे होता है ये देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में एक तो अग्नि प्रधान होती है और वायु रुक्ष होता है, इसलिए वात का संचय होता है। और अगर आप बोलेंगे कि दोनों गुण मैच कर रहा है तो प्रकोप क्यों नहीं हो जा रहा है, तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें ग्रीष्म ऋतु की उष्णता भी होती है। फिर पित्त में वर्षा का संचय होता है। क्यों होता है? क्योंकि अम्लता जो होता है खाने और पानी की बढ़ जाती है। प्रकोप क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें शीतता भी रहती है, और पित्त शीत गुण के अपोजिट है। कफ जो होता है शिशिर ऋतु में एक्युमुलेट होता है। क्यों? क्योंकि स्निग्धता और शीतता होती है। और ये जो होता है ये क्यों नहीं प्रकोप में जाता है? क्योंकि यहाँ सॉलिडिफिकेशन होता है कफ का, सॉलिड होते हैं कफ यहाँ पे। क्योंकि जो ठंड होता है या शीत होता है उसका काम होता है स्तंभित करना, इसीलिए ये जब पूरे शरीर में फैलेंगे नहीं तो प्रकोप अवस्था में जाएंगे नहीं। सो इसी कारण बस यहाँ पे प्रकोप नहीं होता है शिशिर ऋतु में कफ का। अब प्रकोप देखते हैं तो वात का प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा शीतता भी आ जाता है और लघु और रुक्षता तो रहता ही है। पित्त का प्रकोप होता है शरद ऋतु में, कफ का प्रकोप होता है वसंत ऋतु में, समन जो होता है वात का शरद ऋतु में, पित्त का समन हेमंत में, कफ का समन ग्रीष्म ऋतु में। और ये जो कफ का प्रकोप होता है वसंत में ये इसलिए होता है क्योंकि हल्की हल्की धूप चालू हो जाती है, और हल्की हल्की धूप चालू होती है तो कफ जो होता है वो धीरे धीरे करके नीचे गिरता है, मतलब धीरे धीरे करके कफ लिक्विफाई होता है। तो अब हम देखते हैं रिलेशन ऑफ अग्निबल ऋतु विथ इट्स एप्लीकेशन। शिशिर ऋतु में तीक्ष्ण अग्नि होती है और बल जो होता है आदि उत्तम बल होता है। इसको हम लोग देखेंगे कैसे, देखिए। अग्नि तीक्ष्ण होने का मतलब होता है कि अगर हम कुछ खाते हैं तो वो तुरंत ही पच जाता है। अब ये अग्नि हमारे अंदर बनी कैसे जो इतनी तीक्ष्ण है। शिशिर ऋतु में ठंडी का मौसम होता है, हम ऊपर से बहुत सारे कपड़े धारण किए होते हैं जिससे ऊष्मा हमारे शरीर का जो होता है वो अवरुद्ध होता है, मतलब जो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है वो नहीं होता है। सो
जो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो हमारे शरीर में एक जगह ऊष्मा ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगी, जिसके कारण अग्नि बढ़ जाती है। और ऊष्मा का लॉस नहीं होगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, जिससे बल भी उत्तम होगा। उसके बाद वसंत ऋतु में मध्यम अग्नि होगा, मध्यम बल भी होगा। ग्रीष्म ऋतु में मंद अग्नि, मंद बल। ग्रीष्म ऋतु में ऊष्मा का लॉस ज़्यादा होता है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, इसीलिए यहाँ मंद अग्नि होती है। सेम यही रीजन है कि यहाँ पे बल का भी अंत अवर अवस्था होती है। ठीक है, वर्षा शरद हेमंत में फिर ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। अब ऋतु शोधन क्या होता है? ऋतु शोधन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऋतु में अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कराना या बॉडी को प्यूरिफाई कराना। वो पर्टिकुलर ऋतु होता कौन सा है? कोई भी दोष जब क्षय होता है उसके जस्ट बाद का जो ऋतु होता है वही ऋतु होता है शोधन के युक्त। अर्थात उस ऋतु में हम ऋतु शोधन कराएंगे तो हम डिजीज से मुक्त रहेंगे। जैसे जो दोष एक्युमुलेट होते हैं गर्म ठंडी के सीजन में, जैसे हेमंत और शिशिर में, उनका हमें कराना चाहिए वसंत ऋतु में क्या? शोधन। जो दोष एक्युमुलेट होते हैं ग्रीष्म ऋतु में उनका कराना चाहिए वर्षा ऋतु में शोधन। जो एक्युमुलेट होते हैं वर्षा ऋतु में उनका कराना चाहिए शरद ऋतु में। ऐसा क्यों? क्योंकि दोष गया क्षय अवस्था में, वहाँ वो दोष अपने मैक्सिमम स्टेज पे है। और अगर वही दोष उस क्षय अवस्था में एक जगह टिका, अगर नेक्स्ट फर्दर वो इंक्रीज करता है तो वो बॉडी में फैलने का चांस होता है। इसीलिए उसको वहाँ एक अवस्था पे क्षय होने दिया जाता है। उसके बाद जब उसकी अवस्था होती है कि अब वो अपने स्थान से बाहर आएगा, उसी अवस्था पे उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब अलग अलग ऋतु के अनुसार अलग अलग ऋतुचर्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पथ्य आहार क्या होता है। पथ्य आहार में मांस अगर हम खाते हैं हेमंत ऋतु में तो औदक, आनूप, विलेश और प्रशह मांस होना चाहिए। अम्ल और लवण और स्निग्ध रस प्रधान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अग्नि बड़ी होती है। मेद और वसा युक्त होना चाहिए। रोस्टेड मीट होना चाहिए। मदिरा, सीधु, इच्छु विकृति, मधु, नमा, ओदन सब खा सकते हैं। गोरस मतलब मिल्क प्रोडक्ट, तेल, गर्म पानी भी पी सकते हैं। अपत्य आहार वात से युक्त है, इसमें वात बड़ा होता है, इसलिए वातला आहार नहीं करना चाहिए। लघु आहार नहीं करना चाहिए। उदमंत वाटरी डिमल्सन ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। अब पथ्य विहार क्या होता है? अभ्यंग, उत्सादन और ड्राइनेस भी होता है। मूर्धन्य तेल, जंताक, स्वेद, आतप सेवन, फिर उष्ण भूमि ग्रह, उष्ण गर्भगृह में रहना चाहिए। शीत सुसमृत मतलब प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड ड्यूरिंग लाइंग डाउन, यानसेन आसन। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज करनी चाहिए हमको? प्रवार मतलब होता है ब्लैंकेट। आजिन का मतलब होता है एनिमल हाइड। कौसे सिल्क क्लॉथ, प्रवेणी वुलन क्लॉथ, कुथक थिक कॉटन ब्लैंकेट। इसमें से प्रावार मैक्सिमम पूछा जाता है, कुथक थिक कॉटन ब्लैंकेट ये एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं। वासा मतलब वेयरिंग क्लॉथ्स विच आर गुरु एंड उष्णा। हैवी क्लॉथ पहनना चाहिए लाइक जैकेट्स एक्सेट्रा। दिग्दांग थिक एप्लीकेशन ऑफ अगरू, इक्लेरिया अगालोचा मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स विद फीमेल हु इज इंटरेस्टेड। अब आते हैं शिशिर ऋतु की चर्या क्या होता है। पथ्य विहार कौन से गृह में? निवात और अधिक उष्ण गृह में रहना चाहिए। कटु, तिक्त, कषाय, वातला और लघु आहार जो होते हैं ये अपथ्य होते हैं। इसमें
और सेम हेमंत ऋतुचर्या इसमें धारण करना चाहिए, क्योंकि सीजन लगभग यही होता है। अब आते हैं वसंत ऋतुचर्या में। पथ्य आहार, इसमें भोजन के रूप में यव और गोधूम का ज़्यादा यूज करना चाहिए। मांस में सरब, ससेन, लाव, कपिंजल आदि का मांस यूज करना चाहिए। पीना क्या क्या चाहिए? निर्गद, सीधु और माध्यमिक पीना चाहिए। अपत्य आहार क्या होता है? गुरु, स्निग्ध, अम्ल, मधुर नहीं खाना चाहिए। वसंत ऋतु में क्या होता है कि अग्नि जो होती है वो मंद होती है या मध्यम होती है। पथ्य विहार क्या होता है? वामन आदि शोधन कराना चाहिए, उद्वर्तन कराना चाहिए, कवल ग्रह कराना चाहिए, व्यायाम, धूम, अंजन आदि का यूज करना चाहिए। सुखाम्बुनाथ शौच विधि, क्लीनिंग विथ ल्यूक वार्म वाटर, अगर कुछ भी क्लीनिंग करना है तो ल्यूक वार्म वाटर से करना चाहिए। चंदन आदि का लेप लगाना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु के क्या पथ्य आहार होते हैं? अन्नपान में हमको स्वादु, शीत, द्रव, स्निग्ध अन्न पान करना चाहिए। मांस में जांगल मांस या जांगल पक्षी का मांस खाना चाहिए। मंथ में शीत और शर्करा युक्त खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ शीतल होता है सब कुछ। सल्यन, घृत पेय, जो सल्यन मतलब होता है राइस प्रिपेयर किया जाता है किससे? घृत और मिल्क के साथ। लाइक खीर खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं। मद्यपान नहीं करना चाहिए, मेनली हल्का कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा पानी मिला के कर सकते हैं। अपथ्य आहार, लवण, कटु, अम्ल, उष्ण, ये क्यों नहीं कहते हैं? कि वो विदाही होते हैं और ग्रीष्म ऋतु का सीजन में उष्णता बढ़ी होती है। पथ्य विहार क्या होते हैं? निद्रा, इसमें दिवा स्वप्न नहीं बताया गया, सॉरी। दिवा स्वप्न ग्रीष्म ऋतु में पथ्य बताया गया, बाकी किसी भी ऋतु में दिवा स्वप्न पथ्य नहीं बताया गया। और पहने रहना चाहिए मुक्ता, मणि इत्यादि। वर्षा ऋतु में पथ्य आहार विहार क्या है? क्षुद्रान्वित, मतलब मिक्स्ड विद हनी, हनी के साथ मिलाकर कुछ भी पीने वाला चीज़ पी सकते हैं आप, भोजन खा सकते हैं थोड़ा बहुत। आम्ल, लवण और स्नेह रस युक्त। जब भी ये सब चीज़ें उगाते हो या वर्षा हो या शीत ऋतु हो, उसमें ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। आम्ल, लवण और स्नेह। पुराना यव, गोधूम आदि खाना चाहिए। माधवी का रिष्ट पीना चाहिए। महेंद्र, मुदत्तम, कौशन, चार शंभु पीना चाहिए। अपत्य आहार क्या होता है? उन्मंद या नदी का जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इस समय जो नदी का जल होता है उसमें अम्लता बढ़ी हुई होती है। पथ्य विहार क्या होता है? प्रघर्ष, रबिंग द बॉडी, बाथ मतलब स्नान करना चाहिए, माला धारण करना चाहिए, ड्राई मसाज करवाना चाहिए। गंध, जो परफ्यूम वगैरह होता है लगा के चलना चाहिए, क्योंकि इस समय चारों तरफ से सड़ी हुई बदबू आती है अगर पहली दूसरी बारिश होती है तो। ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पर क्लेद ना हो, मतलब जहाँ पे बारिश ना हुआ हो। अपत्य दिवा स्वप्न, व्यायाम, व्यवाय मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, अवश्य आय, स्लीपिंग विथ फेस डाउन या आतप सेवन नहीं करना चाहिए। शरद ऋतुचर्या में पथ्य आहार क्या होता है? मधुर, शीत, लघु और तिक्त आहार करना चाहिए। पित्त को समन करने वाले करने चाहिए, जैसे मात्रा जो को प्रॉपर हो। सुप्रकांक्षित, व्हेन प्रॉपरली, जब अच्छी तरह से भूख लग जाए तब हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। मांस में लाव, कपिंजल एंड सरब, सस, उर्रप आदि का मांस खाना चाहिए। साली और गोधूम खाना चाहिए, यव खाना चाहिए, तिक्त सर्पी पान करना चाहिए। अपत्याहार क्या होता है? वसा, अवस्याय, क्षार, तैल, आमिष का मांस इत्यादि नहीं खाना चाहिए। अपत्य विहार में माला धारण करना चाहिए। विमल वासा मतलब क्लीन अप्रैल पहनना चाहिए। प्रदोषे इंदु रश्मि मतलब एक्सपोजर टू द मून लाइट इन इवनिंग, शाम के समय हमको मून लाइट का एक्सपोजर होना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस सून। तब तक के लिए धन्यवाद।